Yes, morning everyone. Good morning, Ankur, Saddam, good morning. सबको very very good morning. Good morning, Ashutosh, Lalit Soni, Sanjeet, Anil Kumar, Shubhajit, good morning. चलो बताओ कल किसी का था CHSL का एग्जाम? Did anybody have their CHSL exam? किसी का था yesterday? Good morning, Sonu, Netflix, Gaurav, Amitya, सबको good morning. Good morning, कार्तिक. अच्छा मैं बीमार था, ओके. उसीलिए बहुत दिनों से टेलीग्राम पे कोई मैसेज नहीं आ रहा था, स्पैमिंग नहीं हो रही थी. अच्छा कल किसी का नहीं था एग्जाम. कल का पेपर तो अच्छा था. Yesterday's paper was good, maths was also good, easy, English was also easy as usual. Namaste, Sudhanshu, Satyavan, Ramjo, good afternoon, good morning. Good morning, Satyavan. From Pathankot, welcome. Good morning, Nick, good morning. मानस गुड मॉर्निंग. चलो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. कल मैं नहीं डाल पाई थी. आज मैं टेंस का शीट डाल दूंगी. ओके, टेंस का प्रेपोजिशन का तो शीट डाला है मैंने. आज मैं टेंस का शीट डाल दूंगी. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्लोज टेस्ट. गुड मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ, वेलकम लखनऊ. गुड मॉर्निंग सचिन, स्वर्णा चौहान, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सचिन, मिंटू बाबा, खुश रहिए. प्रफुल्ल PQRS, खुश रहिए. क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 2-4 क्लास से क्लोज टेस्ट नहीं हुआ है. कहाँ तक किया? करप्शन सिस्टम 14 हो गया, नेपोलियन हो गया, 20 टेनिस इज अ गेम हो गया, मीटिंग 17 हो गया है. 17 हो गया, आई थिंक ये हुआ है, ये भी हो गया है ना. एक बार देखिए. फ्रॉम माधोपुर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नरगिस, गुड मॉर्निंग. चलो बताओ, ये हो गया. आई थिंक दिस ऑल्सो वी हैव डन. 18th क्लोज टेस्ट भी हो गया. 18th वाला हो गया है. फ्रॉम इंडिया, हाँ दैट इज नहीं हुआ. वैसे ये इजी है. रुको एक बार और देखती हूँ. करवा ही दूंगी. ठीक है, 1 मिनट और देखने दो मुझे. बास्केटबॉल ओपोनेंट्स थोड़ा सा अच्छा वाला उठाना है. चलो अगर इजी है तो 2 कर लेंगे. 19 से शुरू करते हैं. 18 तक हुआ है. यस, ये दोनों इजी है. नहीं, 18th वी हैव डन. अच्छा 18th नहीं हुआ है. चलो इजी है, कर लेते हैं. 2 मिनट लगेगा. प्री का है ये. हाँ, कल कुछ का था मैम. हमने क्लोज टेस्ट, अभी तो आप बहुत ज्यादा क्लोज टेस्ट किया. कल एक स्टूडेंट ने बताया था, हमने जो क्लास में क्लोज टेस्ट किया था ना, वही आ गया था मैम एग्जाम में. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. अगर किया हुआ आ गया तब तो आपका पूरा 10 में 10 करेक्ट हो जाएगा. 10 में 10 करेक्ट हो जाएगा. 17 तक हुआ, 18 से चलते हैं. चलो स्पीड में. आज मैं वॉइस भी शुरू करूंगी. अ हेल्दी माइंड इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डैश एंड विजडम. विजडम, समझदारी और डैश को डेवलप करने के लिए, ठीक है, हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी. हेल्दी बॉडी चाहिए किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ समझदारी एंड डैश. बताओ, डेवलपमेंट ऑफ द हीलिंग इंटेलेक्ट बेनेवोलेंस नॉमिनेट. आंसर बताना. हीलिंग का मतलब है किसी घाव का भरना. हील करना मतलब क्योर होना. किसी घाव का क्योर होना, क्योरिंग, इलाज होना. घाव का भरना, जैसे वुंड को हील करते हैं. इंटेलेक्ट इज नॉलेज. बेनेवोलेंस का मतलब है काइंडनेस.
और नॉमिनेट करना, किसी को नॉमिनेट करते हो, किसी का नाम नॉमिनेट करते हो किसी चीज के लिए। गुड मॉर्निंग मीनू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, पहले तो देख लो यहाँ पे द लगा है, तो द के बाद तो नाउन चाहिए। इसमें सब नाउन है, हीलिंग भी नाउन है, हीलिंग आईएनजी भी नाउन होता है जीरेंट फॉर्म में, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। बट नॉमिनेट वर्ब होता है, नॉमिनेशन होता तो चलो कुछ हद तक सोच भी सकते, ये हट गया। तो हेल्दी माइंड चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, ठीक है। हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। ये सिंस यहाँ समझदारी की बात की गई है, ज्ञान और समझदारी के लिए, तो इससे मैच इंटेलेक्ट हो रहा है। इंटेलेक्ट का मतलब है विजडम। काइंडनेस के लिए हेल्दी बॉडी नहीं चाहिए, यस। जो सेंस बन रहा है, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू, ये तो इजी है, टू डैश गुड हेल्थ, ये तो इजी है, ये तो 5 में 5 वाला है, कर लोगे सब लोग। एवरी ह्यूमन बीइंग को एक्सरसाइज करना चाहिए फॉर सॉरी टू, ये तो टू मेंटेन गुड हेल्थ। हाँ, रिक्लेम का मतलब है रिक्लेमेशन, दावा नहीं है। टू स्टार्ट गुड हेल्थ नहीं है, लेजिस्लेट भी नहीं है, ये भी नहीं, मेंटेन इजी है। फिजिकल एक्सरसाइज डैश फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकल फिटनेस आएगा। फिजिकल एक्सरसाइज एनस्विंग, एंटैंगल्स, एंश्योर्स, एनस्नेर, एंटैंगल, एंटैंगल करना मतलब, एंटैंगल करना मतलब किसी को अपने झांसे में लेना, ट्रैप करना, वही होता है। एनसेर का मतलब भी होता है किसी को, ओके, किसी को झूठ सच बोल के अपने ट्रैप में ले लेना, ठीक है, अपने काबू में करना। एनश्योर होगा, एनश्योर, एनश्योर का मतलब है टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना। फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो इट्स एनश्योर करता है फिजिकल फिटनेस। इट मेक्स ह्यूमन बींग्स मेंटली, बहुत ईजी है, मेंटली डैश, एक्सरसाइज से ह्यूमन बींग्स मेंटली डिफेक्टिव नहीं होंगे, डिफेक्टिव तो होंगे नहीं। अकिन, अकिन का मतलब होता है सिमिलर, अकिन का मतलब है सिमिलर। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से मेंटली सिमिलर थोड़ी होगा, मेंटली और माइंडफुल भी नहीं होगा। मेंटली और माइंडफुल दोनों एक ही है, मतलब मेंटली अलर्ट, मेंटली अलर्ट। और फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डैश फूड प्रॉपरली। फूड को क्या करोगे, डाइजेस्ट करोगे। इनहेल, इनहेल करना तो अंदर सांस इनहेल कर रहे हो या कोई चीज को अंदर ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो। असेंट का मतलब है अप्रूव। अप्राइज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्राइज? अप्राइज, अप्राइज, हाँ, फूड तो डाइजेस्ट ही होगा। अप्राइज, अप्राइज का मतलब बताना। ये 5 में 5 वाला क्लोज टेस्ट। अप्राइज, अप्राइज, 2 वर्ड याद रखना जो प्रॉब्लम कर सकता है। एक वर्ड होता है अप्रेज, ठीक है, और एक वर्ड होता है अप्राइज। अप्राइज के साथ एग्जाम में आ जाता है, कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लगता है? अप्राइज। ऑफ, ऑफ लगता है, ऑफ, ऑफ। हाँ, मुझे पता था कि अप्रेज का मतलब, इसीलिए मैंने पूछा था कि यही आंसर दोगे आप लोग। अप्रेज का मतलब है, अप्रेज में कहीं से आपको प्रेज दिख रहा है, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, बट अप्रेज का तारीफ से, प्रेज से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कंपनी में आपका अप्रेजल होता है ना, अप्रेजल, अप्रेज करना मतलब मूल्यांकन करना, जज करना, असेसमेंट करना, असेस करना, ठीक है, असेस करना, जज करना। अप्रेज का प्रेज से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन में वो प्रेज भी डालेंगे, प्रेज भी डालेंगे, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ड प्रेज। अप्रेज, अप्रेजल, अप्रेजल फॉर्म होता है कंपनी में, मूल्यांकन करना, यस, जज करना, इवेल्युएट करना, असेसमेंट, इवेल्युएट। और अप्राइज का मतलब है किसी को सूचित करना, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म। इवेल्युएशन टाइप नहीं, इवेल्युएशन ही है, यस पंकज। और इसका मतलब होता है सूचना देना, सूचित करना, अप्राइज। इसका एक और वर्ड आता है, इसका एक वर्ड आता है इंटीमेट। मुझे इंटीमेट कर देना कि कल छुट्टी है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कि कल छुट्टी है। वैसे ये इंटीमेट का 2 मतलब होता है, लिखते जाना भाई, स्लाइड गायब हो सकता है। इंटीमेट,
ये इंटीमेट का दो मतलब है, एक इंटीमेट वर्ब होता है और एक इंटीमेट एडजेक्टिव है। जहां इंटीमेट, मुझे इंटीमेट कर देना कि कल आप नहीं आओगे, मतलब जहां इंटीमेट वर्ब का काम है उसका मतलब है सूचित करना, सूचित करना। या आप एक वर्ड सुनते हो इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब है वही इंटीमेट वर्ब है, इंटीमेशन नाउन है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन। एक तो इंटीमेट वर्ब होता है और एक इंटीमेट एडजेक्टिव भी होता है। ओके, दोनों के बीच में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स है। इंटीमेट फ्रेंड्स का मतलब होता है बहुत क्लोज फ्रेंड्स, बहुत घनिष्ठ, घनिष्ठ बोलते हैं ना, दोनों बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज। इसको आप हिंदी में घनिष्ठ लिख सकते हो, स्पेलिंग देख लेना, वैसे तो लग रहा है सही लिखा है, घनिष्ठ, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। Today is my first live class. Welcome. Welcome, welcome. अभी तक हमने जितना भी वर्ड पावर किया है, ओके, अभी वैसे हमने बहुत ज्यादा वर्ड पावर नहीं किया, लेकिन जितना भी किया है आप खुद फील कर रहे होगे कि जितना भी हमने वर्ड पावर किया है उससे CHSL में जितने वर्ड्स आए काम हो गया। अभी तो हमें और भी वर्ड्स कवर करने हैं। अभी तो हमें इंटीमेसी वही है, इंटीमेसी गौरव नाउन है और इंटीमेट एडजेक्टिव है। ओम साई राम, उतना ही में काम हो गया है हमारा। ए वर्ड्स में हमने इतने सारे वर्ड्स कर लिए है ना, ए वर्ड कि बच्चे को कहना है कि ए में आपने 37 वर्ड्स दिए हैं, उसी में लग रहा है BCDZ सब हो गया। ओके, चलो स्लाइड बदल रही हूं। ठीक है, एक इंटीमेट, और कंफ्यूज मत होना, एक जगह और कंफ्यूज हो सकते हो। चलो आई थिंक कॉपी कर लिया होगा सबने, एक जगह आप और कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने अभी आपको पढ़ाया इंटीमीडेट, सॉरी इंटीमेट, कंफ्यूज मत होना। और एग्जाम में इंटीमीडेट देखना, दोनों के स्पेलिंग देख लो, एक तो इंटीमेट है और एक है इंटीमीडेट। इंटीमीडेट, ये इंटीमेट का मतलब तो बता दिया, ठीक है। इस इंटीमेट का दो मतलब है, एक इन्फॉर्म करना एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब है क्लोज। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीमीडेट? किसी को इंटीमिडेट करना, किसी को इंटीमिडेट करना, बताओ क्या होगा ना? वीकन नहीं करना है, वीकन नहीं करना। किसी को इंटीमिडेट करना मतलब किसी को डराना, फियर करना, किसी को धमकी देना, थ्रेटन करना, थ्रेटन करना, या किसी को एक्सटॉर्ट करना, धमकी देना, धमकी देना, एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्शन वर्ड सुना होगा, डराना धमकाना, यस एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन को हम फिरौती बोलते हैं, फिरौती में डरा धमकाकर पैसे लेते हैं, यस डराना धमकाना, एक्सटॉर्ट है, एक्सटॉर्ट, 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 बॉदर करना, यस एक्सटॉर्ट। बॉदर तो थोड़ा सा कम खतरनाक है ना, बट ये तो थोड़ा ज्यादा ही धमकाना हो गया, कुछ ज्यादा ही धमकाना हो गया। ओके, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने एक्सटॉर्ट लिखा और एग्जाम में आपका आ गया एक्सॉर्ट, EX है ये। एक होता है, मैंने अभी एक्सटॉर्ट लिखा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है H का, एक्सॉर्ट। ये एक्सॉर्ट का मतलब होता है, सॉरी, ये एक्सटॉर्ट का मतलब होता है डराना धमकाना, थ्रेटन करना, और ये एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। देख लेना, गायब हो सकता है, लिख लो फटाफट। किसी को एनकरेज करना, ठीक है, किसी को सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना, बस क्या का डिफरेंस है H और T का। इंटीमिडेट वर्ब है, यस इंटीमिडेट वर्ब है। एक्सटॉर्शन मीन्स फिरौती होता है, यस।
किडनैप करके रैंसम रैंसम मांगते हैं ना, किडनैपिंग। चलो अब लिख लिया होगा, अब स्लाइड बदल रही हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये सब वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेगा। इंटीमेट सूचित करना, क्लोज भी होता है, इंटीमिडेट करना डराना धमकाना, एक्सटॉर्ट TORT, एक्सटॉर्ट मतलब डराना धमकाना, बट H आ गया, एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का मतलब है एनकरेज करना, और ये अपराइज सूचित करना, यहाँ पे वर्ड पावर भी हो गया आपका। जो भी एक्स्ट्रा, जो भी आपने वर्ड पावर की कॉपी बनाई होगी ना, तो जो हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं ना एक्सटॉर्ट मैम, हेलुसिनेशंस अलग होता है, हेलुसिनेशंस अलग होता है। हेलुसिनेशंस तो एक मेंटल डिसऑर्डर है जहां पे भ्रम होता है। कंफ्यूज, आई थिंक कंफ्यूज वर्ड वाला वर्ड मैंने आपको, हाँ भाई स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, आई थिंक मैंने कंफ्यूज वर्ड का शीट डाला हुआ है, एक बार बताना। जब रूट डाला था ना, रूट वर्ड डाला था, तो उसके साथ कंफ्यूज वर्ड का भी डाला हुआ है मिंटू बाबा, कंफ्यूज वर्ड का भी शीट दिया हुआ है मैंने। एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, एक बार मुझे अप्राइज करिए कि मैंने आपको कंफ्यूज वर्ड नहीं डाला है। अच्छा, कंफ्यूज वर्ड का शीट नहीं डाला है, रूट का डाला है ना। अच्छा, कंफ्यूज वाला नहीं डाला है, अच्छा रूट की तरह उसका भी बना हुआ है, मैं डाल दूंगी कंफ्यूज वर्ड वाला। नहीं मिला है, नहीं मिला, ओके ठीक है ओके। कंफ्यूज वर्ड में है ये सब, अप्राइज होगा, अप्रेज होगा, लेकिन अगर कुछ छूटा भी हुआ होगा ना तो आप लिख लो, वहां पे ऐड कर लेना। रूट का दिया है, चलो हाँ ये तो आपका क्लोज टेस्ट हो गया। अब आ जाओ, अब एक और कर लेते, ये भी छोटा है। पहले मैंने थोड़ा सा आपको क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा छोटा छोटा वाला क्लोज टेस्ट रखा है, बट ग्रेजुअली आपका क्लोज टेस्ट का लेंथ बढ़ते जाएगा। देखो पहले पढ़िए इसको, पढ़ के कमेंट बॉक्स में डन बोलिएगा। आपको रूट वर्ड अनुपम नहीं मिला है तो वहां पे स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में चेक करना। कम है, पहले उतने ही पढ़ो ना। आप लोग के साथ प्रॉब्लम वही है, आप लोग के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको स्टॉक चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं तो पूरा समंदर उठा के दे दूंगी आप, बट मेरा यही काम है ना आपको सबसे सटीक देना, ठीक है। वैसे तो बुक में भी दिया है, वहां से भी पढ़ सकते हो, बट ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको 200 रूट दे दूं और पता चला कि उसमें से 100 काम का ही नहीं है। मुझे डायरेक्टली वही वर्ड्स देना है जो आपके लिए भी बर्डन ना हो, जो एग्जाम में आ जाए। कम पढ़ के जाओ और एग्जाम में आ जाए। कम है, जो ऐसी ऐसी हरकत करते हैं ना, वैसे बच्चों को मैं जानती हूँ, सिर्फ उनको कंटेंट कलेक्ट करके रहना है और पढ़ना है नहीं। रूट वर्ड्स सारे डाल चुके हैं जो एग्जाम्स में आता है। चलो ऑक्शंस, ऑक्शन का मतलब तो जानते हैं ना, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। ऑक्शंस आर पब्लिक डैश ऑफ गुड्स, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। बता, नीलामी में क्या होती है? व्यू, प्रमोशन होता है गुड्स का। नीलामी, यस, नीलामी में गुड्स की सेल होती है, सेल होती है। ऑक्शंस आर पब्लिक सेल ऑफ गुड्स कंडक्टेड बाय एंड डैश ऑक्शनर। ऑक्शनर मतलब जो नीलामी करवाने वाले लोग हैं। अथॉरिटेटिव, अलाउड, ऑथेंटिक, अप्रूव्ड। असली मतलब जेन्युइन ऑक्शनर। अथॉरिटेटिव लोग वो होते हैं ना, एक मिनट, ये बिल्कुल नहीं होगा। अथॉरिटेटिव लोग वो होते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तानाशाही, अपना अथॉरिटी सब पे लगाते हैं, ठीक है। तानाशाही टाइप ऑफ लोग हो गए, तो तानाशाही थोड़ी होगा। बाय एन अलाउड ऑक्शनर, बाय एन ऑथेंटिक, बाय एन अप्रूव्ड। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली ऑक्शनर। असली तो होगा नहीं। असली ऑक्शनर क्या होता है? ऑथेंटिक। ये जो है असली भी नहीं होगा, ये होगा है अप्रूव्ड। कोई भी आके नीलामी नहीं कर सकता है
उसे किसी के द्वारा अप्रूव किया जाता है, अप्रूव होगा, हाँ, किसी के द्वारा ऑफिशियली औपचारिक रूप से किसी के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। ऑथेंटिक का इसका मतलब ये थोड़ी है कि असली ऑक्शनियर, असली मतलब ऑथेंटिक, और ऑक्शन में नकली थोड़ी लाएंगे, ऑथेंटिक ही लाएंगे। बट यहाँ ऑथेंटिक नहीं जा रहा है, कंडक्ट किया जाता है नीलामी अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, हाँ, जिसको अप्रूवल मिली अप्रूव्ड होगा। यहाँ असली नकली की बात ही नहीं जा रही। ही एनकरेजेस, वो बायर्स को एनकरेज करता है कि हायर प्राइसेस डैश करो। क्या होती है नीलामी में, क्या होती है नीलामी में? बिडिंग होती है, बिड 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 का मतलब है बोली लगाना। वो बायर्स को एनकरेज करता है ना कि वो बोली लगाए हायर प्राइसेस के लिए, टू बिड हायर प्राइसेस एंड फाइनली नेम्स। देखो आगे बोला है जो बिड, आगे बिडर है ना, जो बिडिंग करेंगे, जो बिड करेंगे वही तो बिडर होंगे ना। एंड फाइनली नेम्स द डैश बिडर एज द बायर ऑफ द गुड्स। एंड फाइनली कौन से बिडर को लेते हैं? जो जिसने सबसे हाईएस्ट बोली लगाई, हाईएस्ट बिगेस्ट नहीं होगा, हाईएस्ट बोली लगाई है, क्योंकि बात हो रही है प्राइस की, हाई प्राइस पे जिसने बोली लगाई है। दिस इज कॉल्ड नॉकिंग डाउन द गुड्स। फॉर व्हेन द बिडिंग एंड्स, जब बिडिंग एंड होता है, द ऑक्शनियर डैश अ स्मॉल हैमर ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। ये तो देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, जब नीलामी खत्म होती है ना तो वो हैमर को स्मॉल हैमर को टेबल पे डैश करता है कि फाइनली मैक्सिमम बोली लग चुकी है, अब खत्म। तो हैमर को क्या करता है? बैंग करता है, हिट करता है, थ्रैशेस, बैंग नहीं होगा, बैंग्स, स्मैश, स्मैशेस तो पीटने, द थ्रैश और स्मैश का मतलब है ना पीटने के सेंस में, पीटना, किसी को आप स्मैश कर रहे हो, पिटाई कर रहे हो, पिटाई कर रहे हो। देखो द ऑक्शनियर डैश अ स्मॉल हैमर ऑन अ टेबल in front of him. थ्रैश नहीं होगा, थ्रैश का मतलब है किसी को पीटना, और थ्रैश ना आप छड़ी से भी कर सकते हो, छड़ी से भी कर सकते हो, स्मैश भी छड़ी से कर सकते हो। यहाँ हैमर, हैमर की बात हो रही, हैमर से क्या करता है? हिट करता है ना, बैंग करता है, बैंग बैंग एक आवाज निकालता है, ठीक है, एक बैंग आता है। हिट का मतलब होता है ना किसी को हिट करना, मतलब पीटने के पर्पज से, ठीक है, किसी को हिट कर रहे हो, किसी पे अटैक कर रहे हो। बट ये अटैक करने के पर्पज से नहीं है। देखो हिट करना, आप किसी को आपने हिट किया किसी चीज से, पीट, उसको जख्म पहुंचाने के लिए उसको उस पर अटैक किया, ये सब अटैक के सेंस में है। बट बैंग का मतलब होता है ना सिंपली कहीं पे कुछ पीट कर आवाज निकालना। तो अपने उसने हैमर को टेबल पे बैंग किया बस आवाज निकालने के लिए कि अब बोली खत्म है, अब ऑक्शन खत्म है, अब ऑक्शन खत्म है, बैंग्स होगा, बैंग्स। थ्रैशिंग मशीन यूज होता है, अच्छा, एग्रीकल्चर में थ्रैशिंग मशीन, ये तो मैंने पहली बार सुना है। यस, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। हिट मतलब जैसे आपने किसी को किसी चीज से हिट किया, पीटा, थ्रैश का मतलब भी है पीटना। बट यहाँ उसने पीटने के पर्पज से कुछ नहीं किया, उसने टेबल पे हैमर से एक आवाज निकाली कि अब खत्म। जैसे देखते हैं ना कोर्ट में, ऑर्डर 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 ना, हिट नहीं होगा, हिट्स नहीं होगा, हिट्स नहीं होगा, बैंग, ही बैंग्स अ स्मॉल हैमर ऑन द टेबल, बैंग होगा, बैंग होगा, बैंग। चलो दो बना लिया है, अब आओ वॉइस पे चलते हैं। दो हमने बना लिया। यस, बैंग का मतलब जाता है कि पीट कर साउंड निकालना, ठीक है। तो उसने पीट कर, उसने बैंग किया, पीट कर साउंड ही निकाला ना कि अब बोली आपका खत्म है, अब ऑक्शन खत्म, ठीक है, बोली आपका खत्म हो गया। ऑक्शन का मतलब नीलामी है, ठीक है, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, नीलामी। और एक दो चीज ध्यान रखना है, अगर नेट वगैरह से पढ़ते हो ना, यस यस, मुझे एक स्टूडेंट ने इसका आंसर, उसने बोला कि मैम मैंने इसको देखा कि एक जगह आंसर हिट्स दिया हुआ है, मैं समझ गई। और एक दो चीज याद रखना है, एकदम सॉरी, एक दो चीज आप लोग को याद रखना है कि जैसे आप लोग नेट से पढ़ते हो ना, तो नेट पे जो
क्लोज टेस्ट डाला होता है तो एकदम आप उसका आंसर एकदम करेक्ट ही नहीं मान लोगे, ठीक है, उसका आंसर एकदम करेक्ट ही नहीं मान लेना, ओके। इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि कहीं कहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम ये वाला ठीक, यही क्लोज टेस्ट का आंसर यहाँ पे ये दिया है, कहीं पे डी दिया है और कहीं पे ए दिया है, कैसे पता चलेगा कौन सा करेक्ट है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो लेके आइए क्लास में उस क्लोज टेस्ट को, क्लास में उसको लेकर आइए। और जब अभी जैसे आप एमबी वाले बुक्स पढ़ते हैं बहुत लोग, एमबी कोई बुक नहीं है, एमबी प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर कहीं से भी पढ़ सकते हो। अभी जो मेंस वाला बैच है ना, उसमें काफी सारे आंसर्स जो हो रहे हैं, काफी सारे आंसर्स रॉन्ग मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी बुक का आंसर आपको लग रहा है ना, कभी कभी आप भी सही होते हो, कभी कभी आप भी सही हो, बुक का आंसर रॉन्ग है। और बुक का आंसर रॉन्ग नहीं है, हो सकता है ना टाइपिंग करते समय, ठीक है, कहीं आंसर रॉन्ग निकल गया, तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे आंसर्स अभी मेंस में बच्चे बना रहे हैं तो आंसर रॉन्ग मिल रहा है। इनफैक्ट मॉक टेस्ट का भी आंसर रॉन्ग आ रहा है मेंस में। कई सारे बच्चे, जो वही बच्चे डाउट्स भेज रहे हैं ना, जिन्होंने अपना आंसर कुछ और डाला है और मॉक टेस्ट का आंसर कुछ और है, और स्टूडेंट को लग रहा है कि मेरा ये आंसर रॉन्ग है, मॉक टेस्ट का सही है, बट मॉक टेस्ट का आंसर रॉन्ग है, ठीक है, मॉक टेस्ट का आंसर रॉन्ग है। तो ध्यान रखना है कि अपने आप पे भी भरोसा रखना है, आपका आंसर भी सही हो सकता है। जब भी कंफ्यूजन है आप लेके आओ, ओके। चलो, और बच्चों का मैम वो मॉक टेस्ट का, उसका मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, वहां आंसर रॉन्ग मिल रहा है, किसका बेस्ट है? सब जगह कुछ ना कुछ एरर है ही, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब ऑथेंटिक ही है, कहीं ना कहीं एरर मिल ही जाता है, ओके। तो याद रखना है, जब ऐसा कंफ्यूजन हो, जब ऐसा कंफ्यूजन हो कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर सही है, शायद मॉक टेस्ट में गलत दिया है, तो आप लेके आओगे, लेके आओ। हाँ, स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होने लगते हैं, डिमोटिवेट भी। अभी मैंने देखा एक हिरोशिमा और भोपाल बोल रही हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी का, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, हिरोशिमा या भोपाल का कोई पैसेज था, कोई पैसेज क्लोज टेस्ट था। क्योंकि मैं समझ जाती हूँ जब बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि मैम ये वाला क्लोज टेस्ट आज रिवीजन बैच में करवा दीजिए, तब मैं समझ जाती हूँ कि कहीं ना कहीं इनका आंसर टैली नहीं कर रहा है। हाँ, टेस्ट सीरीज में भी बहुत बार हो जाता है, टेस्ट सीरीज में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब रॉन्ग है, एक आध रॉन्ग हो जाता है। एक्टिव पैसिव में मैं बहुत सारा रॉन्ग देख रही हूँ। वो क्या करते हैं ना, वो भी कहीं से उठाते हैं, ठीक है, वो भी कहीं से उठा रहे हैं। अगर उस बुक में उसका आंसर रॉन्ग दिया है, जैसे ये देखो एक सेंटेंस है, मैं आपको ये वाला, और हमें तो अपना एग्जाम को देखना है ना, क्योंकि हमें एग्जाम से नंबर चाहिए। जैसे ये एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस है, द रूम वॉज क्लीन, ठीक है, ऐसा, ये पैसिव वॉइस है, द रूम वॉज क्लीन, ये पैसिव वॉइस है। और इसका एक्टिव में एक ऑप्शन ये था, somebody clean the room। इसमें टीचर भी देखते हैं, एसएससी का पोर्टल में मुझे जाके देखना होता है कि उन्होंने आंसर क्या माना था। और दूसरा था द क्लीनर क्लीन द रूम, यस, ये बहुत बार एग्जाम में आया है एक्टिव पैसिव में, ठीक है। चलो बताओ, दोनों ऑप्शन आ गया, कौन सा सही है? एमबी में कल मेरा भी 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है मैम, उसमें भी रॉन्ग है। खैर मैं वो बुक तो पढ़ी नहीं हूँ, बट आप लोग जब सेट बनाते हो ना तो भेजते हो, उसी से पता चलता है। हाँ, कुछ बुक्स में आंसर ये दिया है, कुछ बुक्स में ये दिया है, और जब बुक्स में दिया है तो नेट पे भी, दोनों में से कोई एक ही होगा, बट आंसर इज, एसएससी ने इसी को माना। मैं बताऊंगी क्यों, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट दोनों आ गया। अगर ये नहीं होता तो आंसर ये नहीं होता तो ये, बट दोनों आ गया तो आंसर दिस इज करेक्ट। एसएससी का भी पोर्टल खोलोगे तो ये जब सेंटेंस आया है एग्जाम में, एसएससी ने भी इसको माना, तो इसको मैं बताऊंगी, अभी छोड़ दो, इसको मैं बताऊंगी। अभी एक्टिव पैसिव शुरू कर रही हूं ना, उसी में आएगा। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। एक्टिव पैसिव नहीं आता है। What about Rakesh Yadav's book?
राकेश यादव बुक्स प्रीवियस पेपर मैथ्स, मुझे कैसे पता चलेगा वो मैथ्स है, वो तो आप लोग बताओगे ना। लाल किताब के बारे में बोल रहे हो ना, मैथ्स में तो आप लोग बताओगे, जो पूरा बनाएगा उसी को पता चलेगा ना कि कहाँ आंसर क्या है, कैसा है। यस रोहित, यू आर राइट, एनीबडी कैन क्लीन द रूम। पहले तो मैं थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं। उसमें हिंट नहीं दिया है, हाँ किसने क्लियर किया, उसमें हिंट नहीं दिया है उसी ने। चलो अब चलो वो सब छोड़ो। हाँ कुछ कुछ बेवकूफ होते हैं, कुछ कुछ बेवकूफ होते हैं कि फोन अगर 2 बार मैंने काट दिया तो समझ जाना चाहिए कि फोन अभी नहीं उठाना, फिर भी वो करेंगे। चलो अब ध्यान से सुनो, आज हमारा टॉपिक शुरू होगा वॉइस, ठीक है। लेकिन मैंने वो बनाया नहीं है ना मिंटू बाबा, वो बुक मैंने नहीं बनाया है ना मैथ्स का। वो मैंने मैथ्स का, वो तो आप लोग बताओगे। द चेयरमैन अपॉइंटेड हिम, अपॉइंटेड के साथ एज नहीं लगता है, एज नहीं लगता, अ सेक्रेटरी होगा, अ सेक्रेटरी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये सेंटेंस प्रीवियस पेपर का है। ओके अब चलो, अब ध्यान से सुनो, कोई कुछ बीच में नहीं बोलेगा। मैं अभी वॉइस स्टार्ट करूंगी, जैसे वॉइस खत्म होगा फिर नरेशन होगा, ओके। और हाँ, जैसे मैंने अभी वॉइस पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने बोला कि मैम इतना इजी आता है। देखो ध्यान में ये रखना है, मुझे तो इस बैच में, कोई भी बैच में, मुझे सब बच्चों को लेकर चलना है, ठीक है, सब बच्चों को लेकर चलना है। तो पहला दिन हम वॉइस का बहुत बेसिक पढ़ेंगे। ये सोच करना कि कुछ बच्चों ने हो सकता है 4-5 साल से वॉइस पढ़ा ना हो, मतलब वॉइस के बारे में नहीं पता हो, हम बहुत बेसिक से करेंगे। तो पहला दिन तो उसने बोला कि मैम इतना बेसिक आता है एग्जाम में। तो बाकी स्टूडेंट्स ने बोला कि अभी शांत रहो, जो मैम की पहली क्लास होती है उसको कंपेयर करो 5वें क्लास से, तब आपको पता चलेगा कि क्या आएगा। क्योंकि होता क्या है, एक मिनट रुको जरा। हेलो, ये आप बार बार फोन क्यों कर रहे हो जब आपका फोन काटा जा रहा है? तो जब कोई फोन नहीं उठा रहा है आपको समझना चाहिए ना कि टीचर क्लास में होंगे। एडवर्ब भी स्टार्ट होगा, ओके। हाँ, बेसिक से करते करते फिर हम एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि मुझे तो सब स्टूडेंट को लेके चलना है ना, कि हो सकता है कुछ ने, अब मैं सीधा एडवांस लेवल ही पढ़ाना शुरू कर दूं तो कुछ बच्चों का बेसिक ही नहीं क्लियर होगा। तो हमें एकदम बेसिक से ही जाना है, ठीक है। हाँ, वॉइस पर बारे में नहीं पता है तो मैं वही सोच के पढ़ाऊंगी, ठीक है। जिसको बेसिक पता है वो क्लास नहीं करेंगे, ठीक है, वो एडवांस से आएंगे। और वो सब कुछ होता नहीं है, सबको लगता है कि मुझे सब चीज पता है, लेकिन कभी ना, हर समय कुछ ना कुछ आप सीखते ही हो। ये जो वॉइस है और नरेशन है, सबसे पहले सुनोगी, ये जो वॉइस है और नरेशन है, इट्स अ गेम ऑफ ऑप्शंस। ये सारा खेल है ऑप्शंस का, ठीक है, सारा गेम ऑफ ऑप्शंस है। कई बार क्या होता है कि आप पूरा रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाते हो, वॉइस एंड नरेशन में पूरा रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जा रहे हो, बट कभी कभी आप देखोगे कि ऑप्शन में वो रूल्स एंड कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके ऑप्शन आ जाता है। तो जब भी आप नरेशन और वॉइस बनाओगे, ठीक है, तो आप अपना आंसर किसके अकॉर्डिंग चूज करोगे? हो सकता है कि आपने रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स में कुछ दूसरा पढ़ा है, बट ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, वो वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर डिसाइड करना। और मैं ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सिखाऊंगी। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इजी वाला पढ़ेंगे जो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है, कैसे कैसे क्या क्या चेंज होता है। फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो रूल बेस्ड नहीं होता है, जो रूल बेस्ड नहीं होता है, जो जिसमें हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर डिसाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, आप यस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज नरेशन? आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग,
आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो हम जब भी वॉइस और नरेशन पढ़ेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि क्या हो सकता है, क्योंकि वहीं पे बच्चे गड़बड़ा जा रहे हैं। ओके चलो, सबसे पहले नरेशन पढ़ने के पहले, नरेशन और वॉइस पढ़ने के पहले सब जहां भी बैठे हैं, सब जहां जहां बैठे हैं अपने अपने सिर पे हाथ रख के शपथ ले लेंगे कि प्री में सॉरी मेंस में ये कितने नंबर का आता है, 47 मार्क्स का। हाँ, और अभी बच्चे ने शपथ लिया है, बच्चा पूरा भी किया है। अभी मेंस का मॉक टेस्ट हुआ था ना अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे मेंस का मॉक टेस्ट हुआ था और मतलब मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे 47 में 47 लाए। ओके हाँ, फोर्टी सेवन में 47 मैक्सिमम बच्चे लाए। चलो एक आध बच्चे का थोड़ा सा रूल से हटके अलग आ गया है तो 46 ले आए, बट 46 से कम नहीं लाना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सब इसमें सब नंबर लाएगा, ठीक है। ये जो बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, सबको अपने अपने सिर पे हाथ रख के कसम खा लेना है कि यस मैम हम 47 में 47 लाएंगे। 20 मार्क्स का वॉइस आता है, 27 मार्क्स का नरेशन। ले लिया कर हाँ ना, अभी बताया ना 20 मार्क्स का वॉइस और 27 मार्क्स का नरेशन, 47 ले लिया है। 46 भी नहीं लाना, 47 लाना है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। सिर्फ आप ही नहीं लाओगे, सब बच्चे लाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपना मार्क्स एकदम लूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मार्क्स स्कोर करना है। ले लिया सबने, डन, आई प्रॉमिस यू ले लिया है। ओके चलो, शपथ ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपका एक आध नंबर कटने का चांसेस है, जो हट के क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कुछ 50-60 हट के वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद फिर आपका 46 भी नहीं आएगा, 47 लाना है। 47 लाएंगे, सब ले लिया। व्हाट अबाउट द गर्ल्स? एक भी गर्ल ने शपथ नहीं लिया। देखो मीनू ने अभी बोला श्योर मैम, श्योर, यस माय लॉर्ड, आई विल स्कोर 47। नेटफ्लिक्स ने भी ले लिया, वैष्णवी ने भी ले लिया कितने नंबर का आता है मेंस में? ये 47 नंबर का है। ले लिया है, गर्ल्स ने भी ले लिया है। गर्ल्स को थोड़ा सा जगाना होता है, उर्वशी, इन्हें थोड़ा जगाना होता है। जब मैं इन्हें जगाती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि हाँ इस बैच में वो लोग भी है, सौम्या, प्रीति, सब जागे हैं अभी। मनीषी, कायो, आई एम ए गर्ल, अच्छा, आई विल स्कोर 47 आउट ऑफ 47। आरती, आमीन, जागे हैं हमारे। आंचल, सोनाली, देखो अब उन लोग का ही नाम मिल रहा है। सद्दाम हुसैन, मैं खुद की कसम खाता हूँ। अच्छा चलो, ऑल माई यूसियंस विल बी गेटिंग 47 आउट ऑफ 47। वन मार्क्स का होता है ना, 1 मार्क का होता है मेंस में, 1 नंबर का होता है। चलो ले लिया, बहुत ज्यादा शपथ हो गया है। ओके सबसे पहला डिफरेंस वॉइस एंड नरेशन में क्या है? वॉइस पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद नरेशन। वॉइस में हम क्या पढ़ते हैं, बस अभी मैं बेसिक बता रही हूँ, ऐसे स्टार्ट कुछ भी नहीं किया। वॉइस में क्या पढ़ते हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लर्न करना चाहेंगे। गर्ल्स को आपसे वो ध्यान से सुनते हैं, बट कभी कभी जाग के रिस्पॉन्ड भी कर देना, ताकि मुझे ये भी फील हो ना, मुझे फील हो। प्री में तो एक एक क्वेश्चन इजी आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है। किसी में तो अभी CHSL में किसी का 1 नरेशन आ जा रहा है, किसी का 2। एक्टिव और पैसिव वॉइस और नरेशन में क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं नरेशन में। आप बोलोगे कि मैम एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? क्या एक्टिव क्या है? एक्टिव का मतलब है सक्रिय और पैसिव का मतलब है निष्क्रिय। तो ऐसा क्यों बनाया गया? सेंटेंस को एक्टिव बोले, कभी पैसिव बोले। अगर आपको अपने सेंटेंस में डूअर को, कर्ता को, डूअर को एक्टिव रखना है, अगर वाक्य में अपने डूअर पे एम्फोसिस डालना है, ठीक है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। अगर वाक्य में अगर आप चाहते हो कि मैं डूअर पे को इनएक्टिव करके डूअर को इनएक्टिव रखूं, तो सेंटेंस किस में जाएगा? पैसिव में। ओके, हम सेंटेंस को एक्टिव में भी बोल सकते हैं, पैसिव में भी बोल सकते हैं,
लिखा मैंने मैंने लिखा ही टुक अ बुक, ही टुक अ बुक, और फिर मैंने ये सेंटेंस लिखा अ बुक वॉज टेकन बाय हिम। इस सेंटेंस में मैंने एम्फेसिस किस पे डाला, जिस वाक्य में जो पहले आता है हम उस पे एम्फेसिस डालते हैं। यहां पे मैंने डूअर को एक्टिव किया है। डूअर जिसने सेंटेंस में काम किया है, ठीक है, वो डूअर है। जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही गई है वो डूअर है। इस सेंटेंस में ही हमारा डूअर है, ही ने काम किया, बुक लेने का काम किया। तो मेरे को मन था ही को एक्टिव रखने का, डूअर को एक्टिव रखने का, तो मैंने सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डाल दिया, बट यहां मुझे एम्फेसिस बुक पे डालना है। मैंने बुक को एक्टिव कर दिया और डूअर का जिक्र बाद में करके इसको इनएक्टिव कर दिया, यस। तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। वैसे दोनों करेक्ट है, बट जब भी आपको किसी चीज पे एम्फेसिस डालना है ना, उसको पहले डाल दो। उसने एक बुक ली, उस बुक पे एम्फेसिस डाला, उसके द्वारा ली गई, तो यही एक्टिव पैसिव है। अभी तो बहुत चीज पढ़ना है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, अब ये तो एक्टिव पैसिव को क्यों यूज करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज क्यों करते हैं, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, अभी बस ऐसे ही समझा रही हूँ। डायरेक्ट, अगर मैंने आपसे बोला कि कल मैं नहीं आऊंगी, मैंने क्या में बोला, डायरेक्ट स्पीच में बोला, और मेरी बातों को आपने अपने फ्रेंड से बोला कि मैम ने कहा था कि वो कल नहीं आएगी, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो जब वक्ता के बातों को, स्पीकर के बातों को उन्हीं के शब्दों में बोला जा रहा है, तो वो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। अगर मेरी वक्ता के बातों को कोई और अपने शब्दों में बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। और वैसा कुछ इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, बस सिंपली याद रखो कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है। इसको ओपन इन्वर्टेड बोलते हैं, इसको क्लोज इन्वर्टेड। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होता। जैसे ये लिखा, ही सेड आई एम बिजी, ये डायरेक्ट है। ही ने कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, और इन्वर्टेड कॉमर्स है, इसका मतलब है डायरेक्ट बोल रहा है। अब मैं ही की बातों को ऐसे बोलूं, ही सेड, ही ने कहा था कि वो बिजी है, ही वॉज बिजी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाता है, कॉमा हट जाता है, उसके बदले डैट, और ये सब देखो, ये इन्वर्टेड कॉमर्स हट गया। इन्वर्टेड कॉमर्स है, इसका मतलब है डायरेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, इसका मतलब है इनडायरेक्ट, बस, ठीक है। ये तो आपको पहले से भी पता है। बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें, वॉइस एंड नरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। वॉइस में कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, ओके, वॉइस में कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। कभी कभी आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का टेंस बदल देते हो। ही टेक्स अ बुक, और आप लिख दोगे अ बुक वॉज टेकन बाय हिम। नहीं, टेक्स है, प्रेजेंट है, तो आप प्रेजेंट ही रखोगे, अ बुक इज टेकन बाय हिम, ओके। हाँ, अभी बहुत पढ़ना है। वॉइस में, एक्टिव पैसिव में नो चेंज ऑफ टेंस नहीं बदलता है, बट नरेशन में टेंस चेंजेस, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अभी नरेशन को डिटेल में पढ़ाऊंगी, बस अभी एक ऊपर ओवरव्यू दे रही हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके। आई हैव टू राइट इन माई एग्जाम नो ऑप्शंस, डेट इन माई एग्जाम, क्या बोलना चाह रही हूँ, no change of tense, but नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है, बट याद रखना टेंस तभी चेंज होगा ना जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तभी चेंज होगा। ये सब चलो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या एरर है, वॉइस में इन्वर्जन होता है, क्यों होता है मैं बता रही हूं, बट नरेशन में नो इन्वर्जन, नरेशन में इन्वर्जन नहीं होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो वॉइस में इन्वर्जन होता है, और इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, बस आपको ऐसे याद रख लेना, आपको याद ऐसा रख लेना है। जैसे मैंने लिखा, ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, हु रोट द बुक, और मैंने ऐसा लिखा, इसका पैसिव बना रही हूं मैं,
अब ये मत सोचना कि मैम ने बाय होम क्यों लगाया, वो सब पे ध्यान नहीं देना, अभी बस इन्वर्जन पे ध्यान दो। बाय होम द बुक वॉज रिटन, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी कि हु बाय होम में क्यों बदला, अभी इन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। बाय होम द बुक वॉज रिटन, और दूसरा बाय होम वॉज द बुक रिटन। चलो बताओ दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है। यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है नो इन्वर्जन, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। और यहां सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्वर्जन हो रहा है। और याद रखना है ना कि एक्टिव पैसिव में टेंस भी नहीं बदलता है और पंचुएशंस भी नहीं बदलते। अगर आपका एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्वेश्चन मार्क नहीं हटाओगे। एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा, वहां इन्वर्जन होगा। बट इसमें तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये गलत। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, यस, सेकेंड में इन्वर्जन हो रहा है। आई ऑल्सो प्रॉमिस टू ब्रिंग फुल मार्क्स, दैट टाइम मेरा चैट अपलोड नहीं ले रहा था। आई एम श्योर अनुष्का यू विल ब्रिंग फुल मार्क्स, सेकेंड वाला। तो बस याद रखना एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन्वर्जन होता है। क्यों होता है रटने की जरूरत नहीं। इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा। बट नरेशन में नहीं होता है। क्यों? जैसे नरेशन का मैंने एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट का सेंटेंस दिया, मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस की बात कर रही हूँ। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, और एक ऑप्शन देंगे ही आस्क्ड। अब वो सब पे ध्यान मत देना कि मैम ने सेड को आस्क में क्यों बदला, अभी बस इन्वर्जन पे ध्यान दो। ही आस्क्ड, वो सब करवाएंगे सखी, सब करवाएंगे। द बुक वॉज रिटन बाय हुम आ गया, हुम बाद में आया या हुम पहले आया, तब किसको आंसर मानना, वो सब बाद में। ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग, ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग, और एक ऑप्शन में लिख देंगे ही आस्क्ड व्हाट वॉज आई डूइंग। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? पहला वाला में इन्वर्जन नहीं हो रहा है, नो इन्वर्जन, और सेकेंड में इन्वर्जन हो रहा है। चलो बताओ कौन सा सेकेंड में हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है? क्या बोल रहे हो मैम? आज आपने मेरा नाम लिया सोनाली, अगर आप लोग कमेंट में दिखोगे तो मैं बिल्कुल नाम लूंगी। वो तो मैंने आप लोग को जगाया, गर्ल्स को जगाया है, तब जागे हो सब लोग। कुछ स्टूडेंट्स है दिन भर फोन पे पूछेंगे प्लीज गाइड मी। फोन पे मैं उनको पूरा उनकी लाइफ गाइड कर दूं, गाइड मी कैसे पढ़ना है। अब तो बच्चों को मैम आपसे बात करनी है, एक फिक्स टाइम देना होगा कि इतने से इतने बजे बात होगी। अब कुछ ने बनाया मैम ऐसा करते हैं ना, गूगल मीट कर लेते हैं। कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है ना, बी वाला करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। देखो नरेशन में क्वेश्चन मार्क क्या में बदल जाता है? फुल स्टॉप में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना सारे पंचुएशन हट जाएंगे। सारे पंचुएशन मतलब कॉमा हट गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, और फुल स्टॉप क्वेश्चन नरेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। और जिस सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा वहां पे इन्वर्जन नहीं होगा। बट एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं हटता है, इसलिए इन्वर्जन होता है। बट नरेशन में क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप में बदल जाएगा, इसलिए इन्वर्जन नहीं होगा। तो वही चीज मैंने लिखा था कि वॉइस में इन्वर्जन होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी रहेगा, ओके। और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा इन्वर्जन होगा। बट नरेशन का क्वेश्चन मार्क क्या में बदल जाएगा? फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप जहां है वहां इन्वर्जन नहीं हो, ओके। ठीक है, अभी बस बेसिक है, अभी वॉइस और नरेशन के बीच का मैं डिफरेंस बता रही हूँ। नरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वॉइस को।
4,000 5,000 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, दिन रात फोन करेंगे सब। हम डायरेक्ट अगर फुल स्टॉप ही हो तो इनडायरेक्ट में इन्वर्जन होगा। कहां से डायरेक्ट फुल स्टॉप में हो गया? नहीं नहीं नहीं, इन्वर्जन का वहां तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, इन्वर्जन में इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूं। इंटरोगेटिव, अगर डायरेक्ट सेंटेंस फुल, मैं बताऊंगी, फुल स्टॉप में हो, फुल स्टॉप में हो तो वो इंटरोगेटिव नहीं है ना, पहले से ही फुल स्टॉप में है तो वो इंटरोगेटिव कहाँ है? तो वहां भी इन्वर्जन नहीं करोगे। चलो अब भगवान का नाम लेके स्टार्ट किया जाए वॉइस। बस अभी मैंने डिफरेंस बताया, वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, नरेशन में बदलता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। वॉइस में इन्वर्जन होता है, क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क रह जाता है, बट इन्वर्जन में नहीं होता है, सॉरी नरेशन में नहीं होता है। ओके। अब सबसे पहला और बेसिक, एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, चेंज द वॉइस। क्वेश्चन में दे देंगे चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन एक्टिव में होता है और आपको ऑप्शन पैसिव में ढूंढना है, ऐसा भी हो सकता है। ले लिया नाम, आपका सेंटेंस एक्टिव में आता है, ऑप्शन पैसिव में होगा। और कभी कभी हमारा सेंटेंस पैसिव में आता है और आपको उसका ऑप्शन एक्टिव में ढूंढना है। तो चेंज द वॉइस में ध्यान रखना है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वॉइस में एक्टिव से पैसिव भी बदला जा सकता है, पैसिव से एक्टिव भी बदला जा सकता है। अभी मैं सब बताऊंगी शिवा, अभी बस मैंने ऊपर ऊपर बताया। हाँ, रिवर्स भी होता है वैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी। डायरेक्ट में आ गया है तो आपको इनडायरेक्ट ऑप्शन देखना है, अगर क्वेश्चन इनडायरेक्ट में आ गया आपको डायरेक्ट देखना है। हाँ, आपको खांसी हो रही है, पानी पी लीजिए। पी लिया मैंने खांसी। ये करना है, ठीक है। आपको पता करना है कि कहाँ एक्टिव है, आपको पैसिव डालना है। बट अगर सीजीएल की हम बात करें तो सीजीएल की बात करें तो टीसीएस ने एग्जाम को और भी, टीसीएस जब से आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसने और भी आंसर, आपका क्वेश्चन इजी कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया है कि वो सेंटेंस दे रहे हैं और बोल रहे हैं चेंज दिस इनटू, एक मिनट, ऑप्शन में मेंशन ही कर दे रहे हैं। क्या बात है, ये तो स्टक हो गए। टीसीएस में क्या दे रहे हैं, वो लिख के ही दे रहे हैं, चेंज इनटू पैसिव। इस सेंटेंस को पैसिव में बदलिए, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि सेंटेंस एक्टिव है। कहीं पे लिख दे रहे हैं चेंज इनटू एक्टिव, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पैसिव में, क्वेश्चन पैसिव में है। बट 2018 तक ऐसा वाला ऑप्शन आता था, चेंज द वॉइस। आपको पता करना है कि कहाँ एक्टिव है कहाँ पैसिव है। बट अभी टीसीएस ने और भी एग्जाम इजी कर दिया है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। बस मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताती हूँ कि कैसे पता करोगे कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। नोट कर लीजिएगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कुछ कमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चों का कंफ्यूजन है। उनके दिमाग में है कि जहां भी V3 देख लो उसको पैसिव समझ लो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम पैसिव करने के लिए V3 लगाते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज इफ यू हैव इन अ सेंटेंस यू हैव V3 दैट शुड नेसेसरली बी पैसिव। V3 कैन ऑल्सो गो एक्टिव, V3 वाला सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है। ओके, पहले याद रखो, जहां भी सेंटेंस में, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको वर्ब में भी बताया था, जहां सेंटेंस इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, अभी मैंने एक्टिव पैसिव शुरू किया ही नहीं है, ठीक है। बस मैं अभी हम लोग हेलीपैड पे, ठीक है, अभी हमारा अभी हमारा प्लेन उड़ान भरा नहीं है। जब जहां से प्लेन टेक ऑफ करेगा मैं बताऊंगी। अभी हम अपने हेलीपैड पे ही है। इज, एम रनवे पे ही है। इज, एम, आर, वॉज, वर, क्योंकि पहले तो आप स्टूडेंट्स को समझाना जरूरी है। मैं डायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं स्टार्ट करूंगी, पहले तो आपको सीखना होगा
कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव होता है, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस पैसिव होता है। इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आ गया तो सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव। एक्टिव एक्टिव एक्टिव। अच्छा, आप बोल रहे मैम आप पेन स्लैंटिंग में होल्ड करते हो तो बोर्ड चेंज नहीं हो रहा है, वर्टिकल करते हो तो, अच्छा इतना ध्यान दिया आपने। स्लैंटिंग देखो एक बार वर्टिकल करके, ऐसे करके। इज एम आर वॉज, आज थोड़ा कम हो रहा है चेंज, आज थोड़ा कम हो रहा है। इज एम आर के बाद अगर V3 आ गया तो क्या होगा, बताना। बताना। इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आया, इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आया तो चलो वो तो ठीक है ना, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, याद रखो। इज एम आर के बाद अगर V3 आ गया तो वो सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है और वो सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है। इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया तो 100% श्योरिटी के साथ एक्टिव, बट इज एम आर के साथ अगर V3 आ गया तो वो एक्टिव भी हो सकता है, वो पैसिव भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, अब मुझे, मैं इज एम आर की अभी बात कर रही हूँ, इज एम आर की ना ना, हाँ एक मिनट ध्यान से सुनो, चलो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि इज एम आर के बाद V3 आ गया तो वो एक्टिव कब होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यस नितिन, वो एक्टिव कब होगा, पैसिव भी हो सकता है, इज एम आर के बाद V3 आ गया और एक्टिव भी हो सकता है। अब आपको मुझे बताना है कि वो एक्टिव कब होगा। अच्छा आपने वर्ब में पढ़ा है, इसीलिए वर्ब एक बच्चे कल मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि मैम वर्ब बहुत लेंदी टॉपिक है और मेरा सीपीओ का एग्जाम है और वर्ब लेंदी टॉपिक है मैम, मैं इसको स्किप कर दूं। इतना स्मार्टली और मासूमियत के साथ बोल रहा है। ये कोई आपका एकेडमिक एग्जाम है कि चलो ये क्वेश्चन टफ है, एकेडमिक में 10-12 क्वेश्चन तैयार करके चले जाएंगे, उसमें से 5 आएगा, छाप के आ जाएंगे। वो बोल रहा है मैम वर्ब में स्किप कर दूं। फिर मैंने उसको डराया धमकाया, बोला कि मुझे सीपीओ वालों से बात किया है मैंने, इस बार सारा क्वेश्चन वर्ब का ही आएगा। बोल रहे मैम आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। सनत यस, एक ध्यान रखो, कभी कभी वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है और कभी कभी वर्ब का V3 फॉर्म तो वर्ब ही होता है। तो याद रखना है कि जहां वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वो एक्टिव ही रह जाएगा, और जहां का वर्ब के V3 फॉर्म में कोई क्रिया हो रही है तब पैसिव रखो। यस, तब पैसिव। सेंटेंस दे रही हूं मैं। He is giving a book. अच्छा, he is given a book और फिर लगाया मैंने he is giving a book, और V3 थोड़ा सा you people are grown up, इतना V3 बिफोर करना ही नहीं है, थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी समझना है। और मैंने लिखा he is shocked। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रही हूँ। रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश। यस, ही इज गिवन अ बुक, इज एम आर। पहले तो मुझे बताओ कि ये एडजेक्टिव है, ही इज गिवन अ बुक, इसकी हिंदी क्या है। ही इज गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी जाती है, ठीक है, उसको एक बुक दी जाती है किसी और के द्वारा। यहाँ ही कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ही कोई काम नहीं कर रहा, ही इनएक्टिव है। ही इज गिवन अ बुक, उसे एक बुक दी जाती है दूसरों के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया। और यहाँ का गिवन जो है ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। ही इज गिवन अ बुक, ठीक है, ही ने कोई काम नहीं किया, बट किसी और ने आके उसे बुक दिया ना, किसी और ने तो काम किया ना, तो यहाँ का गिवन वर्ब है और इज एम आर के बाद वर्ब का V3 आता है तो सेंटेंस पैसिव हो गया।
उसको एक बुक दी जा रही है किसी और के द्वारा। और सेकंड देखो, ही इज गिविंग अ बुक, वो बुक दे रहा है, वो बुक दे रहा है मतलब ही कोई काम कर रहा है, और ही कोई काम कर रहा है मतलब एक्टिव है, एक्टिव है। और इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आ गया तो एक्टिव है, इज एम आर के बाद अगर V3 आ गया तो पैसिव है, और यहाँ का V3 वर्ब है। बट नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, ही इज शॉक्ड, ही इज शॉक्ड, ही इज शॉक्ड, ही शॉक्ड है, तो बात तो यहाँ ही के बारे में ही बोली जा रही है ना, ही शॉक्ड है, ही खुद शॉक्ड है, इसका मतलब है हमें डूअर के बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिव है। फिर बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला इज एम आर के बाद V3 आ गया तो पैसिव हो जाएगा, बट ये शॉक्ड में कोई वर्ब नहीं है, ये शॉक्ड में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये शॉक्ड में स्टेट बताया जा रहा है, ही का स्टेट, ही क्या अवस्था बताई जा रही है, तो ये ही शॉक्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म होने के बाद भी एक्टिव हो सकता है जब एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ओके, चलिए एक बार रिस्पॉन्ड करिए। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तभी पार्टिसिपल, हाँ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल शॉक एडजेक्टिव है, यस। और ही के बारे में ही बात कही जा रही, ही की अवस्था बताई जा रही है। ओके, एक तो ये हो गया। और हमेशा ये मत सोचना, कुछ बच्चों के ने दिमाग में बैठाया हुआ है कि मैम जहां भी बाय रहे ना तो ये पैसिव है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब बाय रहेगा तभी पैसिव होगा। बाय लगा दिया तो क्लियर कट हो गया कि वो तो पैसिव होगा ही, बट बिना बाय के भी सेंटेंस पैसिव हो सकता है। ही इज गिवन अ बुक, बाय हर लगा देती तब तो आपके लिए आसान हो जाता है। ही को बुक दी गई हर के द्वारा, मतलब हर ने काम किया, ही हमारा इनएक्टिव है, तब तो यह पता चल जाता है। लेकिन अगर बाय हर नहीं है, ठीक है, बाय हर नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टूड है कि ही ने कोई काम नहीं किया ना, किसी दूसरे ने उसको बुक दिया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बाय ही रहना चाहिए। एक तो ये चीज, और दूसरा हैज हैव हैड, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हैज हैव हैड के साथ, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसको पैसिव मत समझना, वो एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है। हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद पैसिव कब मानोगे? हैज हैव हैड के बाद बीन लग के, बीन लग के तब V3, अकेला हैज हैव हैड के साथ V3 आया एक्टिव, और बीन लग के V3 लगा तो पैसिव, बीन लग के V3 लगेगा पैसिव। He has given a book, और he has been given a book, ठीक है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म, ही हैज गिवन अ बुक, वो एक बुक दे चुका है, वो एक बुक दे चुका, ही ने काम किया, तो सेंटेंस एक्टिव है। और वैसे भी हैज के बाद V3, हैज के बाद V3 एक्टिव, बट हैज के बाद बीन लग के फिर V3, हैज के बाद बीन लग के फिर V3, तब पैसिव हो जाए, तब पैसिव, ये तो एक्टिव। ही हैज बीन गिवन अ बुक, उसे एक बुक दी जा चुकी है किसी और के द्वारा, यहाँ ही ने कोई काम नहीं किया, किसी ने और आके उसको बुक दिया, बट यहाँ तो ही ने खुद दिया, एक्टिव। ये मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया भी था। हैज हैव हैड को पैसिव तब मानोगे जब उसके बाद बीन आके फिर थर्ड फॉर्म आए, क्योंकि ये सब बेसिक आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन मुझे करवाना है, ठीक है, मुझे इसको करवाना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब सेंटेंस देखना। कुछ के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन, जहां भी बी आ गया, जहां भी बीन आ गया, जहां भी बीइंग आ गया, उसको पैसिव समझ लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, जब से आपने वर्ब पढ़ाया है तब से आई कैन इजिली फाइंड आउट एक्टिव पैसिव। वर्ब में ही बहुत सारी कहानी हमने खत्म की है। बी, बीइंग और बीन को पैसिव तब मानोगे ना जब अकेला बी, बीइंग और बीइंग है तो वो एक्टिव ही है। उसको पैसिव तब मानोगे जब बी के बाद V3 आया, ठीक है, बी के बाद V3 आया, जब बीन के बाद
V3 आया या बीइंग के बाद V3 आया, वो भी V3 क्या है, वर्ब फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं, एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं। ये सेंटेंस देखो, ही हैज बीन इल, और फिर मैंने लिखा ही विल बी ट्रू हिज वर्ड्स, वो अपनी बातों का पक्का रहेगा। चलो बताओ पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस। अच्छा रुको एक मिनट मैं थोड़ा कंपैरिजन करूं, रुको एक बार और लिखूंगी, इसको कंपैरिजन करूं। मैंने लिखा ही हैज बीन इल, और फिर लिखा ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, फिर लिखा मैंने ही विल बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ लिख दिया, और फिर लिखा ही विल बी गिवन अ बुक। पहला सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन इल। अब बीन देख के उसको पैसिव मत समझ लेना, बीन देख के पैसिव मत समझ लेना। बीन पैसिव, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना, तब पैसिव होता है। बट ये तो इल है, इल तो एडजेक्टिव है, इल तो एडजेक्टिव है। यहाँ तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया नहीं है, बट यहाँ पे देखो हैज लग के, बीन लग के थर्ड फॉर्म आया, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया, तो ये पैसिव है, और ये तो एक्टिव। अगेन देखो बी के बाद ऑनेस्ट आ गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, असली वाला, नकली वाला नहीं, ये भी एक्टिव है, एक्टिव। बट यहाँ लिखो बी के बाद थर्ड फॉर्म आया, पैसिव है। और ये सब थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म करने ही नहीं है, बस समझ जाओ। ही हैज बीन इल, वो बीमार रह चुका है, तो बात ही के बारे में ही बोली जा रही है। ही हमारा एक्टिव है, ही के बारे में, ही के स्टेट के बारे में बोली जा रही है, एक्टिव वॉइस है। ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ही ने कोई काम नहीं किया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया किसी और के द्वारा, तो सेंटेंस पैसिव है, सेंटेंस पैसिव है। और ही विल बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार रहेगा, ही के बारे में बोले जा रहे हैं। और ही विल बी गिवन अ बुक, उसको किसी और के द्वारा बुक दी जाएगी, पैसिव। उतना ज्यादा V3 V4 करनी ही नहीं है, बस याद रखो बीन के बाद V3, ये सब के बाद V3 आएगा तभी पैसिव मानोगे, तभी पैसिव मानोगे। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ही विल बी वरीड अबाउट द इंसिडेंट को लेके वो चिंतित रहेगा। ये क्या है, यहां भी विल बी और थर्ड फॉर्म लगाया, ये एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव है, ही विल बी वरीड, वो चिंतित रहेगा फ्यूचर में, ही कुछ चिंतित रहेगा। और यहाँ जो V3 है ना, बी के बाद V3 आएगी तो एडजेक्टिव था, और ये तो वर्ब था, क्योंकि देने में गिवन में कुछ क्रिया हो रही है। He was being treated in a proper manner. और being ill, he couldn't work. यहां तो मैंने V4 लगाना है, he couldn't work। बताओ दोनों being में क्या डिफरेंस है। he was being treated, यहां ट्रीटेड, उसको ट्रीट किया जा रहा था प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा, वो ही कुछ नहीं कर रहा था, उसे ट्रीट किया जा रहा था। और यहाँ का ट्रीटेड वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है, तो ये पैसिव हो गया। और मुझे ING लगाना था, बाकी सब में तो मैं V3 लगा रही थी, बीइंग इल, ठीक है, ये तो पार्टिसिपल जा रहा है, तो ये तो ऐसे भी वर्ब नहीं है, तो ये तो एक्टिव ही हो, एक्टिव ही है। ओके, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक दो जगह मैंने YouTube पे देखा है टीचर को पढ़ाते हुए,
उन्होंने क्या बोल दिया है, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और बाद में ऑब्जेक्ट हो तो उसको आप एक्टिव मानना। ठीक है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आए, फिर वर्ब आए और फिर ऑब्जेक्ट आए, उसको एक्टिव मानना। और ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट का जैसे आपने पढ़ा है ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आ गया है, अगर कोई थिंग का जिक्र पहले हो और बाद में किसी पर्सन का जिक्र हो तब उसको पैसिव मानना। वो टीचर ने गलत नहीं पढ़ाया है उन्होंने, बट उन्होंने बोला कि जब भी ऐसा आ गया ना तो इसको एक्टिव मानना है, इसको पैसिव मानना। पढ़ाया उन्होंने सही है और बोला भी सही है, बट ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पर्सन जब बाद में रहे तभी सेंटेंस पैसिव होगा। ये फंसने वाला रूल है, यहाँ पे आप गड़बड़ हो जाओगे कि किसी व्यक्ति का जिक्र पहले हो एक्टिव हो, अगर थिंग का जिक्र पहले हो वो पैसिव हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने देखा है। ये देखो, द स्टूडेंट वॉज राइटिंग अ बुक। ठीक है, द स्टूडेंट वॉज राइटिंग अ बुक, द स्टूडेंट वॉज गिवन अ बुक। ऐसा नहीं होता है। देखो, मैंने पर्सन को पहले रखा बट ये एक्टिव है। पर्सन को मैं पहले, जरूरी नहीं है कि पर्सन को पहले रखूंगी तभी एक्टिव होगा। पर्सन को पहले रख के मैं पैसिव भी बना सकती हूँ, ये फंसने वाला रूल है। पैसिव भी बना सकती हूँ। द स्टूडेंट वॉज राइटिंग अ बुक, स्टूडेंट बुक लिख रहा था। द स्टूडेंट वॉज गिवन अ बुक, किसी और के द्वारा, स्टूडेंट ने कोई काम नहीं किया, किसी और ने उसको बुक दिया। तो ऐसा नहीं पढ़ना है। ऐसा कब पढ़ाते हैं बच्चों को, जब छोटे स्टैंडर्ड में होते हैं ना, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेना, थिंग आ जाएगा, पर्सन। जब आपका एग्जाम में छोटा छोटा आता है, ठीक है, एग्जाम में छोटे छोटे सेंटेंसेस आते हैं जूनियर क्लासेस में, तो आपका दिमाग भी उस समय छोटा होता है ना, तो टीचर भी आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना है। हाँ, इंग्लिश में ब्लाइंडली फॉलो, इंग्लिश में सेंस भी देखना होता है। आपने टेंस, अच्छा मैंने अभी टेंस का सेंस वाला नहीं किया, अभी हमने उसको भी करना है। दिमाग छोटा होता है, टीचर आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते कि आगे जाके तो ये कोचिंग लेगा और कोचिंग वाले टीचर को परेशान करेगा। तो स्कूल में दिमाग छोटा होता है ना। हाँ, बाकी सारा हो गया। आइडेंटिफिकेशन तो कर लोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आइडेंटिफिकेशन कर लोगे कि कैसे पता चले कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। हाँ, अभी मैंने क्या बोला, एक और चीज कि इज एम आर के बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव मानोगे। अगर वो वर्ब है पैसिव मानोगे। बट कभी कभी सेंटेंस अभी भी छोटे हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये क्या बोल रहे हैं मैम? आप बोल रहे हो कि सेंटेंस का मीनिंग देखकर एक्टिव और पैसिव पता करोगे। तो क्या करोगे, कैसे पता करोगे? मीनिंग लगाओ और सारा चीज तो बता दिया ये देखो अब क्या बच गया। अगर मीनिंग नहीं लगाने का मन है तब जाओ V3 V4 में। ही हैज के बाद बीन लग गया थर्ड फॉर्म। मैंने तो दोनों तरीके से बता दिया। हैज के बाद बीन लग गया थर्ड फॉर्म, और मीनिंग भी देख लो। ही हैज बीन गिवन अ बुक। आंखें बोलना क्या चाह रहे हो, क्या करोगे एग्जाम में? आंख बंद करके ऑप्शन ढूंढोगे। ही हैज बीन गिवन अ बुक, हैज के बाद बीन लग गया तो ये तो ऐसे ही पैसिव हो गया। और मीनिंग भी देखो, उसे एक बुक दी जा चुकी है किसी और के द्वारा, इसने कुछ नहीं किया। आलसी है, लैकाडाइसिकल, लैसिट्यूड, स्लॉथफुल है, किसी और ने इसको लाके दिया, पैसिव है। ओके, कुछ ना कुछ तो दिमाग भगवान ने दिया है ना। भगवान ने दिमाग दिया है तो लगाना है ना दिमाग। या तो सेंटेंस समझ के लगाओ, या जो मैंने ये बताया है इसको समझ के लगाओ। आप लोग ये चाहते हो ना कि सेंटेंस का, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैथ्स नहीं है सीधा पढ़ा और फॉर्मूला लगाने लग गया। इंग्लिश थोड़ा पढ़ के समझना तो होगा ही।
हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो, आई वरीड, आई वरीड और आई वॉज वरीड, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? चलो बताओ पहले। ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो, थोड़ा तो समझना पड़ता है उसको। डिफरेंस बताइए। लिस्टलेस, लैकाडाइसिकल, स्लॉथफुल, स्लगिश, इंडोलेंट, टॉर्पोड, सबको स्पून फीडिंग चाहिए। मुंह खोल के रखा हूं, भेजिए यहां से। एक सिनोनिम का इंजेक्शन, एक नहीं, दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, पैसिव कोई भी नहीं है। एक मिनट, आई वरीड, आई वरीड मतलब ये कौन सा फॉर्म है? पहले मुझे बताओ, आई वरीड ये कौन सा फॉर्म है? वरी का V2 भी वरीड होता है और V3 भी वरीड होता है, ठीक है? V2 भी वरीड होता है, V3 भी वरीड होता है। पहला वाला कौन सा है? पहला वाला ये V2 है, V2 है ये, ठीक है, V2 है। और सेकेंड वाला इज MR के बाद आ गया तो V3 है। कंफर्म है कि ये V3 है, कंफर्म है V3 है। और वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बट वर्ब का V2 फॉर्म कभी एडजेक्टिव नहीं होता। वर्ब का V2 फॉर्म वर्ब ही रहता है, वर्ब ही रहता है, ठीक है, वर्ब ही रहता है। ओके, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? आई वरीड, आई वरीड मतलब मैंने किसी और को वरी किया, मैंने किसी और को परेशान किया, ठीक है, मैंने किसी और को किया, मैंने किया किसी और को। बट आई वॉज वरीड मतलब मैं खुद परेशान हूं। पहले तो हिंदी बता देती हूँ, आई वरीड हिम, आई वरीड हिम मतलब मैंने हिम को परेशान किया, बट यहाँ तो मैं खुद परेशान हूँ, यहाँ तो मैं खुद परेशान हूँ। और दोनों एक्टिव ही है। आई काम आपने किया ना दूसरे को परेशान करने का, ये भी एक्टिव है, और यहाँ भी आई ही परेशान हूँ, ये भी एक्टिव ही है। दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, बट दोनों का मतलब अलग है, मतलब अलग है। आई शॉक्ड, मैंने किसी और को शॉक किया, और आई वॉज शॉक तो मैं तो खुद शॉक था। वेरी गुड ईशान। आई वरीड इज टू वरी समवन, बट सेकेंड वन मीन्स आई माई सेल्फ वॉज वरीड, बट अदरवाइज बोथ द सेंटेंसेस गोज इन पास्ट टेंस, दोनों पास्ट है। ये V2 है, ये वर्ब है। वरी करने का काम, किसी को परेशान करने का काम किया, यहाँ पे कोई क्रिया हुई है परेशान करने की, बट यहाँ तो स्टेट बताया जा रहा है आप खुद परेशान हो, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही। ओके, यस। हाँ, और मुझे जो नेक्स्ट चीज बताना था, अभी मैंने बताया कि इज MR के बाद अगर V3 लग जाता है तो सेंटेंस पैसिव हो जाता है। बट कभी कभी अगर मैंने ऐसा लिखा, द वर्क डन, अगर मैंने लिख दिया द वर्क डन, ये सब समझना है, कहाँ चला गया? द वर्क डन बाय हिम वॉज एक्सीलेंट, और फिर मैंने लिखा, बाय नहीं लगाया, द वर्क डन वॉज एक्सीलेंट, और फिर मैंने, अच्छा चलो पहले ये देख लो, ये देख लो, यहां तो कंफर्म पता चल गया ना, यहां तो कंफर्म पता चल गया, द वर्क डन बाय हिम, ये तो पैसिव है, पैसिव है, बाय लग गया तो पैसिव है। ओके, बाय लगा दिया 100%, जो वर्क उसके द्वारा किया गया, दैट वाज वेरी एक्सीलेंट, और ये वाज मेन वर्ब है, और ये एक्सीलेंट तो एडजेक्टिव, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव असली वाला। और यहां पे मैंने द वर्क डन वाज एक्सीलेंट, ये भी अंडरस्टूड है कि ये भी पैसिव है, क्योंकि वर्क मैंने बाय नहीं लगाया, यहां तो बाय लगा के क्लियर कर दिया कि ये पैसिव है। कभी कभी सेंटेंस में बाय नहीं लगता है, फिर भी सेंटेंस पैसिव होता है। अंडरस्टूड है ये V3 है, अंडरस्टूड है कि वर्क अपने आप तो होगा नहीं, वर्क नॉन लिविंग थिंग है, अपने आप होगा नहीं, किसी और के द्वारा ही होगा, तो ये भी पैसिव, ये भी पैसिव है। और फिर बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला, दोनों पैसिव है आपके, अभी तो आपने बोला कि इज MR के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तभी पैसिव होता है, तो मैंने तो बगैर इज MR के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया,
बट फिर भी पैसिव ही है, फिर भी ये पैसिव ही है। यहाँ पे इन्होंने इज एम आर को हाइड कर दिया, अंडरस्टूड है, इसका सेंस वही जा रहा है ना, द वॉक। अगर मैंने ये लगा दिया, इसका सेंस क्या जा रहा है, द वॉक विच वॉज डन। इन्होंने हाइड कर दिया, बट अंडरस्टूड है कि वर्क खुद ब खुद नहीं होगा, किसी के द्वारा ही होगा। तो द वर्क विच वॉज डन, देखो अब वॉज लगा के थर्ड फॉर्म आया, अब और भी पता चल गया कि ये पैसिव है। अगर नहीं भी रहता फिर भी अंडरस्टूड था कि वर्क किसी और के ही द्वारा हो। हाँ, वर्क डन किसी और के ही द्वारा है, तो कभी कभी बगैर इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म लगा के भी पैसिव बना सकते। यहां वॉज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वॉज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ओके, हाँ मैम, एक टोमेटो वाला सेंटेंस आया था सीपीओ में, टोमेटो वाला सेंटेंस लास्ट ईयर 2019 में आया था, ऐसा वाला सेंटेंस आया था, टोमेटोज, ये हमने किया भी था। टोमेटोज सोन इन द मंथ ऑफ जुलाई आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, ऐसा है। यहां पे वो कंफ्यूज होने लगे, अंडरस्टूड है। टोमेटोज खुद बे खुद, सो मतलब बोना, सो का V2 सोड और इसका V3 सोन, तो अंडरस्टूड है कि टोमेटोज अपने आप बोया नहीं जाएगा ना, किसी के और के द्वारा ही बोया गया, ये भी सही है। इसका सेंस यही जा रहा है, टोमेटोज विच आर सोन, आर के बाद थर्ड फॉर्म भी आ गया, सही है, ये हमने किया भी था। ठीक है, तो आज तो हमने बहुत बेसिक्स वगैरह सब कर लिया, सो वाला किया था, आज हमने बहुत बेसिक वगैरह किया। अब चलो कल से स्टार्ट किया जाएगा। आज तो हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा, कल थोड़ा सा और भी बेसिक, और अब देखोगे आगे आगे, पहले हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस डाला है मैंने, प्रीवियस पेपर में थोड़ा सा हट के, अच्छा देखो इसने, एक मिनट इसने कहां तक डाला है भाई, चलो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ओके, मैं टेंस डलवा दूंगी, टेंस का शीट डलवा दूंगी। इंग्लिश इज द गेम ऑफ सेंस, यस। आज हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन समझा, कल से हम अपने रूल्स कॉन्सेप्ट्स करेंगे और लास्ट में हम लोग हटके वाले क्वेश्चंस विल डू। ओके, सोन का पास्ट बता दिया ना, सोड, SO पंकज, SOWED, सोड। हाँ, इनडायरेक्ट में भी, वो क्वेश्चंस में है, इनडायरेक्ट में भी सेंटेंस पैसिव जा सकता है। यस, राइटिंग सेक्शन में यू कैन यूज ईशांत, एक्टिव पैसिव का यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन whom you want to put stress on. Okay.